Now, in today's topic, we will discuss degeneracy in transportation problem. ठीक है? तो बिफोर वी सी द थ्योरी ऑफ द डीजनरेशन, लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के साथ साथ हम लोग थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे. तो इन दिस न्यूमेरिकल, फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. द मैट्रिक्स सेल कंटेन्स द ट्रांसपोर्टेशन सेल इन रुपीज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. अगर आपको याद होगा, इन द सेकंड लेक्चर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और इसका जो आंसर आया था 510 रुपीज आया. 5510 was the answer. ठीक है. Now let us check in this question how many number of sub allocations are there. 5, 15, 20, 30, 15, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total number of allocations are there. Total number of allocations are 7 in this question. ठीक है. How many number of locations are required? Total number of rows m is equal to 4. Number of column n is equal to 5. ठीक है, 5 वेयर हाउसेज हैं. नंबर ऑफ कॉलम विल बी 5. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n माइनस 1 is equal to 5 plus 4 minus 1 is equal to 8. It means numbers of allocation is less than m plus n minus n. It means this problem is consist degeneracy. It means this problem consist degeneracy. ठीक है, तो डीजेनरेसी होती क्या है वो समझ लेते हैं. ठीक, ये तो याद आ रहा होगा लेक्चर नंबर 2 में यूट्यूब का वीडियो देखना. ये क्वेश्चन को मैंने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व कर रखा है. ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन degeneracy is there because number of allocation which is 7 in this question is less than m plus n minus 1 which is 8. So the problem is said to be degenerate transportation problem. To resolve degeneracy following steps are followed. ठीक है, तो इससे पहले जो हमने मोदी मेथड का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था लेक्चर नंबर 3 में, वो प्रॉब्लम में नंबर ऑफ एलोकेशन 8 इज इक्वल टू 8 आ गए थे. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम डीजेनरेसी की नहीं थी, हम डायरेक्टली मोदी मेथड लगा सकते थे. बट कोई भी अगर डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है वेदर इट इज फुलफिल द कंडीशन m प्लस n माइनस 1. अगर लेस देन आ गई तो हमें पहले डीजेनरेसी को दूर करना है. देन वी विल अप्लाई मोदी मेथड टू सर्च द बेटर सॉल्यूशन, टू सर्च द बेटर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नाउ हाउ टू रिजॉल्व दिस डीजेनरेसी, कैसे रिजॉल्व करना है. पहला स्टेप, among the number of vacant cell choose the cell with least cost. तो एलोकेट जो नॉन एलोकेटेड सेल है उसको, उसकी कॉस्ट को हम देखेंगे. ठीक है, कॉस्ट मैट्रिक्स जो मिनिमम होगी उसके रिस्पेक्ट में हम उस सेल में एलोकेशन कर देंगे. नंबर 2, choose vacant cell. Chosen vacant cell should be in independent position, that is no close loop should be formed. तो जो हम सेल चूज करेंगे उसको हम जो एलोकेशन दे रहे हैं उस एलोकेशन के रिस्पेक्ट में कोई भी फॉर्मेशन ऑफ लूप नहीं होना चाहिए. बाय फॉलोइंग अबव द टू रूल साइमल्टेनियसली टाई सिचुएशन वुड बी अवॉइडेड. तो ये दोनों रूल जब हम फॉलो करेंगे तो टाई होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, लेकिन फिर भी अगर टाई हो जाएगा तो वी विल चूज द सेल रेंडमली. अब हमें करना क्या है, टू रिमूव द डीजेनेरेसी we will allocate an infinitely small quantity, positive quantity which is epsilon. Epsilon एक small quantity है which is tending to zero. You can say epsilon is approximately 0.01 or you can say 0.001. तो बहुत ही small quantity है as compared to other non-allocated cell. Now just apply all the degeneracy principle in this numerical. तो हमने क्या बात की, पहला हमने रूल देखा कि चूज द सेल विथ एटलीस्ट कॉस्ट. तो हमें क्या करना है, डीजेनरेसी दूर करने के लिए, डीजेनरेसी दूर कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि 7 लेस देन 8 है तो हमें 8 इज इक्वल टू 8 करना है. नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल जो है वो एक बढ़ाने हैं. अब बढ़ाने हैं उसमें मुझे क्वांटिटी क्या डालनी है, प्लस एप्सिलॉन. एक क्वांटिटी, एक डमी क्वांटिटी मुझे ऐड कर देनी है. जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन
मैट्रिक्स में हमने एक डमी रो और डमी कॉलम ऐड कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर ऐसे समझ लो कि हमें एक एलोकेशन देना है, डमी एलोकेशन देना है। ठीक है। अच्छा, डीजेनरेसी आती क्यों है, जरा ये बात समझो। डीजेनरेसी, अगर आप इफ यू रिमेम्बर इन दिस क्वेश्चन, ये जो 30 का एलोकेशन है, जब हमने ये 30 एलोकेट किया था, तो यहाँ 30 की सप्लाई थी और 30 की ही डिमांड थी, तो एक ही बार में हमारा रो नंबर 2 भी कैंसिल हो गया था और कॉलम नंबर 2 भी कैंसिल हो गया था। यानी एक इटरेशन में, एक ही ऑपरेशन में मोर देन वन रोज और कॉलम स्ट्राइक आउट हो गई थी। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है, एलोकेशन जो है वो एक कम हो गया था। दैट्स वाई डीजेनेरेसी कम इनटू द सॉल्यूशन ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है। अगर इन जनरल क्या होता है, जैसे जब भी हम एलोकेट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ हमने 20 का एलोकेशन किया होगा, तो यहाँ 40 - 25 - 25 हो गया। लेकिन यहाँ जब हमने 30 का एलोकेशन किया, तो डिमांड और सप्लाई बराबर हो गए, इसी वजह से एक एलोकेशन कम आया। अब एक एलोकेशन कम आया यानी मुझे कहीं ना कहीं वो एलोकेशन देना है। पहला रूल ये है कि जो नॉन एलोकेटेड सेल है, दीज आर द नॉन एलोकेटेड सेल। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन एलोकेटेड सेल हैं। नाउ चूज द नॉन एलोकेटेड सेल विच इज हैविंग द मिनिमम कॉस्ट। तो इन among द नॉन एलोकेटेड सेल, मिनिमम कॉस्ट इज 6। तो यू कैन सी देयर आर 4 सेल, 1 2 3 4, इन चारों सेल में मिनिमम मिनिमम कॉस्ट जो है वो 6 है। ठीक है। तो 6 के हाउ वी विल चूज सेल इन विच वी वांट टू असाइन एप्सिलॉन। लेट अस चेक फॉर दिस। अगर मैं ये वाला अगर मैं इस सेल में एप्सिलॉन दे देता हूँ, तो क्या इस सेल से एक लूप फॉर्मेशन हो रहा है? यस, इट इज देयर, यहाँ पर एक लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो मैं ये सेल सेलेक्ट नहीं कर सकता डीजेनेरेसी को दूर करने के लिए। नाउ चेक दिस सेल, क्या इस सेल के रिस्पेक्ट में कोई लूप का फॉर्मेशन हो रहा है? यस, इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ लूप। लूप का फॉर्मेशन हो रहा है यानी इन एवरी कॉर्नर देयर शुड बी अ एलोकेशन। तो मैं ये वाला सेल भी चूज नहीं कर सकता फॉर रिजॉल्विंग द डीजेनेरेसी। अब कौन से सेल बचे? 1 2, इस सेल की लोकेशन क्या है? 2 3। ठीक है, तो सेल नंबर 1 2 और 2 3 बचे। तो वी विल इन दिस सिचुएशन लेट अस ट्राई दिस। अगर मैं इसको देता हूं, क्या कोई लूप का फॉर्मेशन हो रहा है? कोई भी लूप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको देता हूं, क्या कोई लूप का फॉर्मेशन हो रहा है? अगर मैं 20 यहाँ लेके जाता हूँ या फिर इधर से लेके जाता हूँ, तो यहाँ भी कोई एलोकेशन सेल नहीं है, तो कोई भी लूप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो टू रिमूव द डीजेनेरेसी, मैं इस सेल को भी चूज कर सकता हूँ और इस सेल को भी चूज कर सकता हूँ। Now see what to do. In the present example, n plus n minus 1 is equal to 8. Number of allocation are say 7. Minimum cost is 6 with respect to cell number 1 2 2 3. These are the location of the cell. Matrix में जो location होती है 1 2 2 3 3 4 और 4 5 पे 6 cell. Epsilon can be assigned to any of the 4 cell, but 3 4 और 4 5, 3 4 ये हो गया, 3 4 हो गया और ये हो गया 4 5। तो इस सेल लोकेशन में क्या है? When we put epsilon, it will form a loop. So allocation is not in independent position. तो कौन से सेल में हम एप्सिलॉन दे सकते हैं? 1 2 में दे सकते हैं और 2 3 में दे सकते हैं। तो वी विल चूज, लेट अस से वी विल चूज सेल नंबर 2 3 रेंडमली। हाउ दिस क्वेश्चन बिकम दिस। हमने क्या करा? डीजेनेरेसी को दूर करने के लिए हमने एक स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन सेल नंबर 3 2 में असाइन कर दी। नाउ यू कैन सी नंबर ऑफ एलोकेशंस आर 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ नंबर ऑफ एलोकेशन 8 is equal to m plus n minus 1. By introducing the epsilon, we have removed the degeneracy of this question. ठीक है। तो when we remove the degeneracy, we can apply the Modi method. So let's apply the Modi method for this question. Now for the Modi method, with respect to allocated cell, first we write down the cost matrix. तो cost matrix क्या हो जाएगी? The cell containing cost for the allocated cell 7 4 5। ठीक है।
7 4 5 5 6 5 5. तो यू कैन सी 7 4 5 5 6 6 5 5. तो ये हमने एक कॉस्ट मैट्रिक्स लिख दी विद रिस्पेक्ट टू एलोकेटेड सेल. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ड्यूल वेरिएबल. तो हमें ड्यूल वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एंड व्हाट आर द ड्यूल वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? यू एन वी से. तो लेट अस से V1 V2 V3 V4 V5. U1 U2 U3 U4. टू सॉल्व द क्वेश्चन पुट V1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, कर सकते हो ये. लेट अस मेक द इक्वेशन U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 7. U1 प्लस V3 इज इक्वल टू 4. U1 प्लस B4 इज इक्वल टू 5. U2 प्लस V2 इज इक्वल टू 5. U2 प्लस V3 इज इक्वल टू 6. U3 प्लस V1 इज इक्वल टू 6. U4 प्लस V1 इज इक्वल टू 5. तो नंबर ऑफ इक्वेशंस आर, कोई इक्वेशन रह गई क्या? लेट अस चेक. 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वेशन शुड बी देयर. U1 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 U2 U2 U3. एक इक्वेशन रह गई यहाँ पर U3 प्लस V5 इज इक्वल टू 5. तो नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 8. नंबर ऑफ ड्यूल वेरिएबल आर 9. ठीक है. तो फॉर स्टार्टिंग टू start solving the dual variable, we will put V1 is equal to 0. तो when we put V1 is equal to 0, we can calculate. तो V1 के रिस्पेक्ट में मैं U1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ. U1 प्लस V1. V1 को जब मैंने 0 पुट कर दिया तो U1 इज इक्वल टू 7. V1 को जब मैंने पुट किया तो U3, लेट अस से दिस U3 प्लस V1, यहाँ पर 0 हो गया तो U3 कितना हो गया? 6. V3 U4 प्लस V1 इज इक्वल टू 5. V1 को जब मैंने 0 किया तो U4 की वैल्यू कितनी हो गई? 5. आ रहा है समझ में? स्टूडेंट यस बताओ सर। मुझे. बताओ V2 क्या होगा? सॉल्व करके बताओ. U1 की वैल्यू पता चल गई. V2 की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, U1 की वैल्यू है 7. V3 की वैल्यू क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस? बताओ V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? U1 की वैल्यू है आपकी 7. तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस -3 माइनस 3. -3 V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले U2 निकालना पड़ेगा. और U2 हमें कैसे निकलेगा? यहाँ से निकल जाएगा. U2 की वैल्यू क्या होगी? U2 प्लस V3 इज इक्वल टू 6. V3 की वैल्यू आ गई -3. तो U2 कितना आ जाएगा? 9 हो गया। 9. ठीक है. अब V2 की वैल्यू बताओ. V2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से बताओ. U1 प्लस U2 प्लस V2. -4 -4. वेरी गुड. इट विल बी -4. ठीक है. V4 की वैल्यू क्या होगी? देखो U1 में मैं क्या प्लस करूं? U1 इज एडेड टू सम प्लस व्हाट? इट विल बी 5. तो U1 में मैं -2 प्लस करूं तभी वो 5 आएगा. V4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5. B5 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? उसके लिए मुझे U3 देखना पड़ेगा. U3 में यानी 6 में मैं क्या प्लस करूं कि 5 हो जाएगा? 6 में -1 प्लस करूं तभी 5 आ जाएगा. अब क्या बचा हमारा? ऑल द वेरिएबल्स आर सॉल्व. तो V1 V2 V3 V4 U1 U2 U3 U4 की वैल्यू आ गई. ठीक है. तो लेट अस चेक वेदर वी हैव कैलकुलेटेड राइट. V1 इज इक्वल टू 0. V2 इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1. U1 की वैल्यू आ रही है 7 9 7 9 6 एंड 5. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट ड्यूल वेरिएबल. हमने U1 सारे के सारे ड्यूल वेरिएबल निकाल लिए. अब विद रिस्पेक्ट टू दिस ड्यूल वेरिएबल वी विल फाइंड द vacant. We will find the vacant cost matrix, or it is also called जो this cost matrix is with respect to UI plus VJ. ठीक है. तो जो भी vacant सेल है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन vacant सेल में मुझे वैल्यू लिख देनी है. तो 7 प्लस -4, 7 प्लस
-4 इज इक्वल टू 3, 7 +-1 इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वी कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस वैकेंट सेल मैट्रिक्स। वैकेंट सेल हमने फिल कर दिया विथ ui प्लस vj। तो करो जरा, कितना हुआ, 7 -4 इज इक्वल टू 3, 7 -1 इज इक्वल टू 6, 9 + 0 इज इक्वल टू 9, 9 +-2 इज इक्वल टू 7, 9 +-1 इज इक्वल टू 8, 6 + 0 सॉरी 6 +-4 इज इक्वल टू 2, 6 -3 इज इक्वल टू 3, 6 -2 इज इक्वल टू 4, 5 -4 इज इक्वल टू 1, 5 -3 इज इक्वल टू 2, 5 -2 इज इक्वल टू 3 एंड 5 -1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी आ गई वैकेंट सेल मैट्रिक्स। नाउ हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली हमें निकालनी है सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स विच इज नथिंग बट डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है, तो सेल इवोल्यूशन सी आई जे इज नथिंग बट ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, जो कॉस्ट मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये दिस ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स वी रिक्वायर्ड फॉर द सेल टू evaluate the cell evolution matrix. So this is original matrix which is given in the question. This represents Cij. Now ui plus vj matrix यहाँ पर आ गई। तो when we calculate this 6 -3 is equal to 3, 9 -6 is equal to 3, 8 -9 is equal to -1, 7 -7 is equal to 0, 8 -8 is equal to 0, 8 -2 is equal to 6, 9 -3 is equal to 6, 6 -4 is equal to 2, 7 -1 is equal to 6, 7 -2 is equal to 5, 8 -3 is equal to 5 and 6 -4 is equal to 2. So this matrix is called cell evolution matrix. This matrix is called cell evolution matrix. तो we will check this matrix। क्या चेक करते थे हम इस मैट्रिक्स में कि कोई भी एलिमेंट नेगेटिव है या नहीं, ये तो चेक चेक करते थे हम। तो इन दिस सेल देर इज अ नेगेटिव एलिमेंट -1, यानी फर्दर हम लूप फॉर्मेशन करके एलोकेटेड जो सेल है उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर सारे के सारे टर्म अगर पॉजिटिव आ जाते या 0 आ जाते तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर एंड हो जाता, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। जो हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से आया वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है, यानी 510 का जो खर्चा हो रहा है वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है। बट इन द सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स we got one negative term, so in this negative term तो we come to know this नेगेटिव टर्म इस सेल पे आ रही है, यानी मुझे एलोकेशन इस सेल पे देना है। तो इस सेल के रिस्पेक्ट में मुझे क्या बनाना है, एक लूप बनाना है। ठीक है, तो यू कैन ट्राई, अगर इस सेल के रिस्पेक्ट में सपोज मैं नीचे की ओर चलता हूँ 10, यहाँ पर कोई भी लूप नहीं बन रहा है। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर चल रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी एलोकेटेड वैल्यू नहीं है, कोई भी लूप नहीं बन रही है। तो ये मैंने क्या लिखी, 5, 15, 20, दीज आर द एलोकेटेड सेल। ठीक है, तो ये जो वैल्यू क्या है, 5, 15, 20, 30, एप्सिलॉन 15, 5। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सेल एवोल्यूशन मैट्रिक्स निकलने के बाद वी टेक अ मैट्रिक्स विद एलोकेशन वैल्यू। यू कैन से दिस इज एलोकेशन वैल्यू मैट्रिक्स। कितना एलोकेशन हम कर रहे हैं, यानी कितना प्रोडक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा रहे हैं। तो दिस यहाँ पर हमें नेगेटिव टर्म यहाँ पर मिल गई थी, तो लेटस से मैंने यहाँ पर टिक का मार्क कर दिया। तो अब मैं मुझे एक लूप बनाना है जिसके बाकी के जो 3 कॉर्नर है उसमें कोई ना कोई एलोकेशन की वैल्यू रहे। तो मैं लूप बनाने की कोशिश कर रहा था। जब मैं ये लूप बनाऊंगा, ठीक है, तो नहीं बन पाएगा, यहाँ पर कोई एलोकेशन सेल नहीं है। द ओनली पॉसिबल लूप इज दिस। ठीक है, करेक्ट है, द ओनली पॉसिबल लूप इन दिस इक्वेशन इज दिस। तो यहाँ पर जिस जिस भी सेल में मुझे एलोकेशन देना है, यानी जहां पर सेल एवोल्यूशन मैट्रिक्स में जहां माइनस आया है उसको मैंने प्लस कर दिया,
इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, एलोकेशन चेंज करना है, कुछ ना कुछ एलोकेशन जो है वो ऊपर नीचे करना है। तो व्हेन आई गिव दिस, नाउ ऑब्जर्व द माइनस कॉर्नर। तो इन चार कॉर्नर में माइनस कॉर्नर है, एक कॉर्नर पे है 5 और एक कॉर्नर पे एप्सिलॉन। तो ऑब्वियस सी बात है 5 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन इज लेस देन 5। ठीक है, तो जो मिनिमम क्वांटिटी है उसको प्लस माइनस कर देते हैं हम अल्टरनेट। जो क्वांटिटी मिनिमम होती है उसी क्वांटिटी को हम अल्टरनेटली प्लस माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम इसको एलोकेशन कितना दे देंगे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। 15 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 15 प्लस एप्सिलॉन एंड 5। यहाँ पर एलोकेशन कितना हो जाएगा, 5 माइनस एप्सिलॉन। तो यू कैन सी यहाँ पर हो गया 5 माइनस एप्सिलॉन, यहाँ हो गया 15 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ हो गया एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 और यहाँ एलोकेशन आ गया एप्सिलॉन। तो 5 माइनस एप्सिलॉन कितना हुआ अल्टीमेटली, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5 बिकॉज एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज टेंडिंग टू 0। तो अल्टीमेटली एलोकेशन, हमारा नया एलोकेशन हो गया 5, 15 और ये एप्सिलॉन यहाँ खिसक के यहाँ पर आ गया। नाउ द न्यू एलोकेशन, न्यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, तो when we calculate total transportation cost, this is original cost matrix, allocations are 5, 15, 20। अब एलोकेशन जो हमने 6 यहाँ पर दिया था एप्सिलॉन, वो एलोकेशन बस यहाँ पर आ गया और कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक है, 50, ये आ गया 15, ये आ गया 5 और ये आ गया 10। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ एलोकेशन विल रिमेन सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एलोकेशन विल रिमेन सेम, इट मींस वी कैन फर्दर अप्लाई मोदी मेथड। तो यहाँ समझ में आया या? अब इसका अगर मैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालूंगा, इट विल बी 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 8 इंटू एप्सिलॉन प्लस 5 इंटू 30 प्लस 6 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। कितना आएगा जरा मुझे कोई बताएगा मुझे, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आफ्टर इटरेशन नंबर 1। तो दिस इज इटरेशन नंबर 1। हमने पहला इटरेशन किया, इटरेशन के बाद सिर्फ इतना आया कि दिस एलोकेशन जो एप्सिलॉन था वो शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। नाउ व्हाट विल बी द आंसर। तो यू कैन सी जो मेन एलोकेशन है वो तो चेंज ही नहीं हुआ, केवल एप्सिलॉन खिसक के इधर से इधर आ गया। तो आंसर जो है वो 510 ही रहेगा। आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा आफ्टर द इटरेशन नंबर 1। ये बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक बेटा बात समझ में आ रही है? कोई बात यस समझ सर। कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो, रिपीट कर दूंगा। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो पहला इटरेशन हो गया, मतलब लूप बना के हमने एलोकेशन इधर उधर कर दिया, शिफ्टिंग कर दी एलोकेशन की। तो आफ्टर द शिफ्टिंग वी सी अवर आंसर विल रिमेन चेंज। आंसर जो है वो हमारा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इटरेशन नंबर 2। तो अगेन वी सी द कॉस्ट मैट्रिक्स। अच्छा, आप कॉस्ट मैट्रिक्स में यहाँ पर क्योंकि एलोकेशन जो है वो यहाँ पर आ गया, तो कॉस्ट मैट्रिक्स में यहाँ पर मैंने 8 ले लिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एलोकेटेड सेल वी प्रिपेयर्ड अ कॉस्ट मैट्रिक्स। तो कैन यू कैलकुलेट यू एंड वी, यू और वी कैलकुलेट कर सकते हो? देखो यहाँ मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तुम्हें। V1 मैंने 0 ले लिया, V2, V3, V4, V5। बहुत ध्यान से देखना, U1, U2, U3 एंड U4। तो U1 की वैल्यू कितनी हो जाए, V1 की वैल्यू 0 हो गई तो U1 की वैल्यू समथिंग प्लस 0 इज इक्वल टू 7, यानी 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब V1 की वैल्यू 0 है तो U2 की वैल्यू 8 हो जाएगी, यहाँ भी 6 आ जाएगी, यहाँ भी 5 आ जाएगी। V1 की वैल्यू 0 है, V2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 प्लस वॉट, 8 प्लस वॉट इज इक्वल टू 15, यानी 8 में हम क्या जोड़ें, हम 8 में -3 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 प्लस वॉट इज इक्वल टू 4, अगेन इट इज -3। 7 प्लस वॉट इज इक्वल टू 5, इट इज -2। 7 प्लस -2 इज इक्वल टू 5। V5 की वैल्यू निकालनी है तो नहीं, 6 प्लस वॉट इज इक्वल टू -5। 6 में हम -1 जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। तो U1 और U2 की वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो व्हेन यू इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इक्वेशन,
अगर आपको एग्जाम में कम टाइम है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यू कैन सी यू, यू की वैल्यू आ गई, V1 V2 V3 V4 की वैल्यू आ गई, U1 U2 U3 U4 की वैल्यू आ गई। नाउ इस वैकेंट सेल की वैल्यू निकाल ली हमने, UI प्लस VJ विद रिस्पेक्ट टू वैकेंट सेल। फॉर एग्जाम्पल 7 - 3 = 4 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज अवर ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स which is nothing but Cij. We want to calculate the Cij minus Ui plus Vj. It will be क्या हो जाएगा? Let us say 6 - 4 is equal to 2, 9 - 6 is equal to 3 and so on. So you can see in this cell evolution matrix, no term is negative, no negative term. ठीक है, no term is negative. It means we will end this question here. Question is ended here. It means algorithm is terminated now. फर्दर हमें मोदी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। इटरेशन नंबर 1 में जो आंसर आया था, वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी ₹510। दिस इज फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया। तो टोटल ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 5110। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा, तो दिस इज नथिंग बट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द इटरेशन नंबर 2। ठीक है, आ गया समझ में सबको? बेटा क्लियर है सबको? आगे बढ़े। नाउ टेक द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल कॉस्ट। ठीक है, हमें ऑप्टिमम कॉस्ट निकालनी है। तो लेट अस सॉल्व इट बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो सबसे पहले से वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बढ़े, आगे बढ़े। पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो लेट अस चेक। पहले हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से चेक करेंगे, फिर हम उसकी डीजेनरेसी चेक करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हम चेक करते हैं वेदर इट इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो कोई भी क्वेश्चन जब आपके पास सामने आता है, तो जो भी सप्लाई है 18 + 17 + 19 + 13 + 15 इज इक्वल टू 82। अच्छा, ये थोड़ा कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो रख लो। इसमें थोड़े टिपिकल नंबर है इस क्वेश्चन में। डिमांड कितनी हो गई? 16 + 18 + 20 + 14 + 14। तो इसका जो समेशन है ये भी 82 आ रहा है। इट मीन्स डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट वी नीड टू calculate the penalty for each row and column. Before we allocate any cell, we need to calculate penalty. So let us see in row number 1, minimum two elements are, minimum two cost are 4 and 15. It will be 11। ठीक है, इन दिस सेल रो नंबर 2 बताओ जरा मुझे, थोड़ा सा रिप्लाई करते चलो, मुझे पता चले आप लोग क्लास में हो या नहीं। 3 - 8, मिनिमम टू सेल्स आर 3 - 8, इट इज 5। ठीक है, नो रो नंबर 3 में मिनिमम टू सेल कौन से हो गए? इट इज 45 एंड 60। तो दिस इज 15। देखो कहीं अगर गलत मैं लिख जाऊं तो उसे करेक्ट करना। नाउ मिनिमम टू सेल्स आर 7 and 24। 24 - 7 is equal to 17। 24 - 7 is equal to 17। 51 18 82 13 7, मिनिमम टू सेल्स आर 13 and 7। तो 7 13 - 7 is equal to 6। ठीक है, सिमिलरली चेक फॉर द रोज, check for the column, minimum two cells are 51 and 52। 51 and 52, तो penalty will become 1। 57। 57 नहीं, 51 52 है ना? अच्छा हाँ। ओके। ठीक है, 51 52 है। तो मिनिमम टू एलिमेंट 51 और 52 का डिफरेंस हम ले लेंगे। नाउ कॉलम नंबर 2 में बताओ, इन कॉलम नंबर 2 देयर इज 18 and 35। 35। कितना हो गया? 17। कॉलम नंबर 3
4 एंड 20 4, इट इज 20। 4 ठीक है, यहाँ आ गया 4, वेरी गुड। आगे बताओ। 1 1 1 ठीक है, तो पेनल्टी हम पहले ऑपरेशन में हमने पेनल्टी निकाल ली। तो मैक्सिमम पेनल्टी इज 20। मैक्सिमम पेनल्टी इज 20। तो विद रिस्पेक्ट टू 20 वी चोज कॉलम नंबर 3। इन कॉलम नंबर 3 विच वन इज मिनिमम कॉस्ट? दिस 4 इज मिनिमम कॉस्ट। तो 4 को हम क्या एलोकेट कर देंगे? सप्लाई है हमारी 18 और डिमांड है 20, तो क्या एलोकेट करें हम? 18 18। तो डिमांड और सप्लाई में जो भी मिनिमम होगा that will be allocated on a particular cell. 20 minus 18 become 2. So row number 1 is strike out, क्योंकि यहाँ से जितना भी माल था हमारे पास वो हमने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ परफॉर्म द नेक्स्ट इटरेशन। तो यहाँ तो डैश हो गया। रो नंबर 2 3 4 में तो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, तो मैं कह रही इसको मैं उतार सकता हूँ ऐसे ही, 5 15 17 एंड 6। इसको उतार सकता हूँ मैं ऐसे ही। मेरे रो नंबर 2 3 4 में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। कॉलम में एक एलिमेंट चेंज हुआ। नाउ अगेन कैलकुलेट इन द कॉलम नंबर 1 1। 1, वेरी गुड। कॉलम नंबर 2 में कितना होगा? नाउ मिनिमम एलिमेंट बिकम 18 एंड 53, इट बिकम, बताओ कितना? 35 35, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। 24 और 51 75, वेरी गुड, इट इज 51। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 3 और 7, 4 4, इट विल रिमेन 4। नेक्स्ट, 1 difference between 8 minus 7 is equal to 1. Now among all the penalty, which one is maximum? 51 51 is maximum. तो 51 maximum है। Again we will choose a 24 24। तो 24 में मैं कितना एलोकेट कर सकता हूँ? 2 2 का एलोकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2 का एलोकेशन कर दिया। यहाँ डिमांड 0 हो गई। कॉलम नंबर 3 को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। 13 माइनस 2 बिकम 11। अगेन कैलकुलेट पेनल्टी। ठीक है, अब देखो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर पेनल्टी कितनी आ रही है? 3, इट विल रिमेन 5। ये 5 ही आ रही है अभी। ये कितनी आ रही है? 45 और 60, 15 ये भी 15 ही आ रही है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ कितनी आ रही है? 1 1 नहीं नहीं, 1 कैसे हो जाएगी? मिनिमम एलिमेंट आर 7 एंड 53। 53 हाँ अच्छा, 53 एंड 3 और 52 52 एंड वो 52। 7 और 50 ठीक है ठीक है। 7 और 7 और 52 सर 7 एंड 52 52, नहीं 52 एंड 53 हो गया ना। 5 15, 52 ही तो 55 आएगी इसकी 55। दिस इज ऑपरेशन नंबर 3। 5 15 कितनी आएगी? 45। सर 7 और 52 ही तो मिनिमम है ना इसमें हाँ, 7 और 52 मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ कितना 45 आएगी? 45 आएगी। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बताओ। इट विल रिमेन 11 ओ 6 6 6 6 ही रहेगा ना। नहीं 7 और 6। 13 minus 7 6 नाउ इसको आप कैलकुलेट करो यहाँ पर। क्योंकि कॉलम स्ट्राइक आउट हुआ था तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इट विल रिमेन 1 35। यहाँ मैंने डैश लगा दिया। ठीक है, यहाँ मैंने डैश लगा दिया। इट विल रिमेन 4, इट विल रिमेन 1। नाउ among all the penalties which one is maximum? 45 45 is maximum। ठीक है, 45 मैक्सिमम हो गया। विद रिस्पेक्ट टू रो नंबर 4, विच वन इज मिनिमम एलिमेंट? 7 7 इज मिनिमम। तो 7 मिनिमम है, तो यहाँ पर कितना मैं एलोकेट कर दूं? 11 11। 11 एलोकेट किया तो यहाँ कितना हो गया? 3। तो ये हो गया। इसको मैं स्ट्राइक आउट कर दूं। ठीक है, स्ट्राइक आउट कर दूं। अगेन कैलकुलेट द पेनल्टी। अगेन कैलकुलेट द पेनल्टी। यहाँ मैंने डैश लगा दिया। यहाँ पर 5 ही रहा। 8 माइनस 3, यहाँ पर 15 ही रहा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्राइक आउट हो गई। रो नंबर 5, रो नंबर 4। ये कितना आया? अभी भी 6 ही आया। 6 ही रहेगा 6 ही रहेगा। ठीक है, नाउ कैलकुलेट फॉर द कॉलम। नाउ 51 57 6 एंड 91।
इट इज 6 6। इसके लिए कैलकुलेट करो। 6 42 42, वेरी गुड, इट इज 42। नेक्स्ट, डैश लगा दिया मैंने, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 10 10। नेक्स्ट बताओ। 1 इट इज 1। नाउ among all the penalties maximum penalty is 42 42। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एक दो टिपिकल क्वेश्चन करोगे तो फिर आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाउ 42, विद रिस्पेक्ट टू 42 चूज द कॉलम नंबर। 18 कॉलम नंबर 2 में मिनिमम एलिमेंट क्या हो गया? 18। ठीक है, 18 हो गया। अब 18 में मैं कितना एलोकेशन कर सकता हूँ? सप्लाई है 15, 15 डिमांड है 18, तो यहाँ मैंने 15 एलोकेट कर दिया। तो 15 जब एलोकेट किया, यहाँ डिमांड कितनी बची? 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। तो ये कॉलम, ये रो मैंने स्ट्राइक आउट कर दी। अगेन कैलकुलेट, क्योंकि रो स्ट्राइक आउट हुई है तो ये 5 ही रहेगा, ये भी 15 रहेगा। यहाँ डैश लगा दिया मैंने, यहाँ डैश लगा दिया। अब कॉलम में देखो, 3 रो स्ट्राइक आउट हो गई हैं, तो कॉलम में सब डिफरेंस ही आ जाएगा। 91 डिफरेंस 15 34 34, 60 डिफरेंस 18 वो 28 28 होगा ये, इट विल बी 28। नेक्स्ट बताओ, ये तो डैश लग गया यहाँ, 42 will be 42 and this will be 52 52। now which one is maximum? 52 52। तो 52 के रिस्पेक्ट में which one is minimum element? 8। 8 यानी 52 के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर रो लगा दिया। एंटरिंग एलोकेशन सेल विल बी दिस, तो यहाँ पर मैं कितना एलोकेट कर सकता हूँ? 14 40। तो यहाँ जब मैंने 14 एलोकेट किया, ये कॉलम स्ट्राइक आउट हो गया, और यहाँ पर कितना सप्लाई बची? 3। ठीक है, अगेन कैलकुलेट, अगेन कैलकुलेट रो, बताओ कितनी आ रही है अब? नो, डिफरेंस 54 बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 57, इट विल बी 54। 54 ठीक है, नो, डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 60, इट विल बी 15 15। नेक्स्ट, ये स्ट्राइक आउट हो गया है। नेक्स्ट, इसका डिफरेंस इट विल रिमेन सेम 34, इट विल रिमेन सेम 28। ये स्ट्राइक आउट हो गया है, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, ये भी और सेम ये रहेगा। नाउ among the penalties which one is maximum? 54। ठीक है, तो among the all the penalties this is maximum 54। तो 54 के रिस्पेक्ट में मैं किसको एलोकेट करूं? 3 3। मिनिमम कॉस्ट इज 3। 3 को मैं कितना एलोकेट कर दूं? 3 3। तो 3 को देखो, जब मैंने एलोकेट किया, बहुत ध्यान से देखना, जब मैंने 3 को एलोकेट किया, यहाँ पर डिमांड कितनी थी? 3 की, और सप्लाई कितनी है? 3। डिमांड इक्वल रीजनरेशन टू सप्लाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो डीजेनेरेसी की तरफ लीड कर रहा है। यहीं पर मुझे पता चल गया, तो यहाँ पर मैंने रो भी कैंसिल कर दी और कॉलम भी कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या? अब केवल यही दोनों सेल बचे हैं, तो इसको फर्दर पेनल्टी निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो मिनिमम सेल पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया 60। 60 में मैंने यहाँ पर 3 का एलोकेशन दे दिया। 19 माइनस 3 इट बिकम 16, और यहाँ भी 16 बचा और यहाँ भी 16 बचा। तो वो 16 मैंने यहाँ पर स्टोर नंबर 1 को, मैंने डेस्टिनेशन नंबर 1 को सप्लाई कर दिया। तो आफ्टर, एट द एंड ऑफ द इटरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, और ध्यान से सुनो, सबसे लास्ट में जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो गया? 16 बराबर हो गया 16 के। इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी, आप क्वेश्चन बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। और यहाँ पर अगर लास्ट में, यहाँ पर अगर 18 आ गया, यहाँ 16 आ गया, इसका मतलब इतनी देर से, जो 10-15 मिनट से हम मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपने पेनल्टी निकालते समय या एलोकेशन करते समय कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो दिस इज द good things in this transportation problem or any LPP problem कि if you know the all the steps and rules, तो आप बीच बीच में आप चेक कर पाओगे कि मैं क्या क्वेश्चन की सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ आई हैव सॉल्व दिस। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर वही सब इटरेशन मैंने लिख लिए हैं। यहाँ पर 18, 3, 16 जो भी इटरेशन है वो मैंने सब यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर? m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू निकालो, कितनी हो गई? दिस m इज इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, बट नंबर ऑफ Okay. एलोकेशन इज इक्वल टू 8, तो 8 इज लेस देन 9, यानी दिस प्रॉब्लम हैव डीजेनेरेसी, दिस प्रॉब्लम हैव डीजेनेरेसी। इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 18 टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 4 इंटू 18, 3 इंटू 3, 8 इंटू 14, 91 इंटू 16, 60 इंटू 3, 24 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 11 प्लस 18 इंटू 15। तो टोटल कॉस्ट आफ्टर द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड यू गेट 2224। ठीक है। नाउ डीजेनेरेसी आ गई, मुझे पता चल गया डीजेनेरेसी आ गई। मुझे क्या करना है? डीजेनेरेसी को दूर करना है। अगर मैं दूर नहीं करूंगा तो मोदी मेथड लगा ही नहीं पाऊंगा। तो फर्स्ट आई नीड टू रिमूव डीजेनेरेसी। नाउ ऑब्जर्व द नॉन एलोकेटेड सेल, वो सेल जिसमें एलोकेशन नहीं हुआ। एमंग द नॉन एलोकेटेड सेल विच वन इज मिनिमम कॉस्ट? बताओ जरा देख के, विच वन इज मिनिमम कॉस्ट? 7। 7। तो यहाँ आपको दिख गया, यहाँ 7 है। तो क्या एक से ज्यादा 7 है? क्या 7 और 7 में कहीं टाई हो रहा है? नो सर। देयर इज नो टाई सिचुएशन। तो यहाँ पर इसका मतलब एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो मैंने इसी सेल में दे दी 7 में, क्योंकि टाई सिचुएशन तो है ही नहीं। तो लेट अस चेक कि क्या इसके रिस्पेक्ट में कोई लूप तो नहीं बन रहा है। अगर मैं ऐसे लूप बनाऊं, लूप नहीं बन रहा है, यानी ये 7 में दे सकता हूं। अगर लूप बन जाता तो मैं नेक्स्ट हायर वैल्यू देखता, 7 की जगह मैं 8 देखता या 15 देखता, इससे हायर कॉस्ट वैल्यू देता। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से लूप बन रहा है क्या? ये भी लूप नहीं बन रहा है, यहाँ भी एलोकेटेड सेल नहीं है। तो नो लूप फॉर्मेशन अकर, इट मींस आई कैन प्रोवाइड एप्सिलॉन इनटू दिस लास्ट सेल। नाउ इफ आई प्रोवाइड दिस एप्सिलॉन, degeneracy of this question is remove। ठीक है, कैसे रिमूव हो गई? नॉन नंबर ऑफ एलोकेशन निकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। degeneracy of this question is remove। तो once the degeneracy is removed we can apply the Modi method। ठीक है। तो this is also the example of the book, I'm not going to solve it in detail। again we will calculate u and v। तो v और u की वैल्यू निकाल, v और u की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट मैट्रिक्स 4 3, पहले हमने कॉस्ट मैट्रिक्स निकाल ली 4 एंड 3, यू और वी की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने वैकेंट सेल मैट्रिक्स निकाल ली। जो वैकेंट सेल है जैसे 34 माइनस 31 इज इक्वल टू 3, तो दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू यू आई प्लस वीजे, नथिंग बट यू आई प्लस वीजे। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स हमारी यही है 60, दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स। तो इन दिस ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स व्हेन आई माइनस दिस, यानी 68 minus 34 will become 34। For example 52 minus 54 is equal to minus 2, and so on। So when we get the vacant cell matrix we will find out the cell evolution matrix। So in this cell evolution matrix, now again closely observe this cell evolution matrix whether there is a negative term or not। So you will find there is a negative term, यानी further जो है improvement possible है, further solution can be इम्प्रूव। ठीक है, तो सॉल्यूशन इंप्रूव कैसे होगा? सॉल्यूशन तभी तो इंप्रूव होगा, एलोकेशन अगर मैं चेंज करूं। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है? एलोकेशन भी तो डिपेंड कर रही है। मैंने 18 यहाँ पर दिया, अगर मैं 18 यहाँ पर ना देके अगर इधर करता तो सिनेरियो कुछ और होता। ठीक है, तो एलोकेशन मुझे चेंज करना है। मुझे ये पता चल गया कि वी नीड टू चेंज द एलोकेशन, यानी जो फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट से किसी डेस्टिनेशन तक अगर मैं 15 आइटम भेज रहा था तो 9 15 की जगह मुझे 17 भेजना है। या फिर किसी प्लांट से मैं नहीं भेज रहा था, मे बी उस प्लांट से मुझे अब भेजने की जरूरत है, तभी मैं सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ ये मुझे पता चल गया कि इस सेल में मुझे हेरा फेरी करनी है। मुझे ये पता चल गया इस सेल में नेगेटिव आ रहा है -2, तो इस सेल में, अच्छा किसी दो सेल में अगर माइनस आ जाता, यहाँ -7 आ जाता, तो मैं इस सेल को पहले पकड़ के चलता। आई विल सेलेक्ट दिस सेलेक्ट, इस सेल को मैं सेलेक्ट करता। बट यहाँ पर नेगेटिव में कोई भी टाई नहीं हो रहा है, एक ही सेल में नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने इस सेल को मैं पकड़ के चलूंगा।
यानी इस सेल में मुझे एलोकेशन देना है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेल, आई वॉन्ट टू मेक अ लूप। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, ये एलोकेटेड सेल मैट्रिक्स लिख दी। एलोकेटेड सेल मैट्रिक्स जो कि आ रही थी मेरी 18 3 14, 18 3 14, ये मैंने एलोकेटेड सेल मैट्रिक्स लिख दी। और एलोकेशन मेरा एप्सिलॉन का भी है। ठीक है, एलोकेशन जो है वो एप्सिलॉन का भी है। तो एलोकेटेड सेल मैट्रिक्स में मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई अलॉटमेंट करना है। अब मुझे लूप बनाना है, तो लेट अस ट्राई टू मेक द लूप। देखो बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ट्रांसपोर्टेशन की मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की आप नहीं कर पाओगे। तो लेटस मैंने एक टिक मार्क किया, तो टिक मार्क किया, लेटस ट्राई टू मेक अ लूप। भाई या तो मैं ऊपर जा सकता हूँ, या नीचे जा सकता हूँ, या दाएं जा सकता हूँ। तो ऊपर अगर मैं गया, ऐसे गया, ठीक है, फिर नीचे गया, यहाँ पर कोई एलोकेटेड सेल नहीं है, तो लूप नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ से मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये भी कोई लूप नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं राइट नीचे की ओर जा नहीं सकता, तो यहाँ देखो, क्योंकि मैं अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक रेक्टेंगुलर लूप मिल जाए, तो रेक्टेंगुलर लूप इस सेल को मिलाते हुए मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैंने अभी आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था, द लूप कैन बी दिस। लूप इस तरीके का भी हो सकता है, लूप इस तरीके का भी हो सकता है, और लूप इस तरीके का भी हो सकता है। इस तरीके का भी लूप हो सकता है, जैसे आप यहाँ से आप चलोगे और यहाँ पर आते हुए इस तरीके से एंड करोगे। तो लूप कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, हम केवल रेक्टेंगल लूप की बात कर रहे थे। तो रेक्टेंगल लूप यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, इस सेल को ध्यान में रख के ये रेक्टेंगल लूप नहीं बन पा रहे। तो लेट अस ट्राई सम अनदर लूप। इफ आई रीच हेयर, इफ आई रीच हेयर, ठीक है, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं नीचे ही जा सकता हूँ, नीचे चला गया। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, केवल राइट में ही जा सकता हूँ। ठीक है, तो राइट में जा सकता हूँ, राइट में ही एप्सिलॉन एलोकेशन मिल गया मुझे। नाउ आई कैन गो अप, आई कैन गो लेफ्ट, देन डाउन। ठीक है, अब डाउन से यहाँ पर ये बन गया, देखो। इज इट अ वैलिड लूप, बताओ मुझे, क्या ये वैलिड लूप है? आंसर दो मुझे। हाउ टू चेक द वैलिड लूप? दिस लूप हैज सो मेनी कॉर्नर्स, लेट अस चेक एवरी कॉर्नर। in this corner there is a allocated cell, in this corner there is a allocated cell, in this corner there is a allocated cell, in this corner there is a allocation वैल्यू, यहाँ भी एलोकेशन वैल्यू है, यहाँ भी एलोकेशन वैल्यू है, यहाँ भी एलोकेशन वैल्यू है। तो ईच एंड एवरी कॉर्नर पे कुछ ना कुछ एलोकेशन वैल्यू है। इट मीन दिस इज अ वैलिड लूप। देखो आंसर, यू कैन सी दिस लूप, यही लूप मैंने बनाया है। ठीक है, वैलिड लूप है। अब मैं ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करूंगा? तो लेट अस से दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस। अल्टरनेटली मैं प्लस माइनस देता चला जाऊंगा, चाहे आप क्लॉकवाइज में जाओ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो जितने नंबर ऑफ प्लस होंगे उतने ही नंबर ऑफ माइनस भी होंगे। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द माइनस लोकेशन। तो यहाँ पर देखो माइनस लोकेशन में कितनी वैल्यू है, 16। यहाँ पर माइनस लोकेशन में कितनी है, 15। यहाँ माइनस लोकेशन में कितनी है, 14। ऑब्जर्व द कॉर्नर विच इज हैविंग द माइनस वैल्यू, यहाँ पर है 11। ठीक है, तो अमंग द 1 2 3 4 5 6 7 8 देर आर 8 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स को मैंने पॉजिटिव दिया है और 4 कॉर्नर्स को नेगेटिव दिया। अच्छा, पॉजिटिव हमेशा उस कॉर्नर को देते हैं जहां पर मुझे एलोकेशन देना होता है। पॉजिटिव की शुरुआत वहीं से करते हैं, इसको नेगेटिव नहीं देना है। ठीक है, तो अमंग द 4 नेगेटिव कॉर्नर विच वन इज हैविंग द मिनिमम वैल्यू, इट इज 11। 11 इज मिनिमम। 11 की हेरा फेरी मैं कर सकता हूँ, मैं 16 की नहीं कर सकता, क्योंकि 11 में से मैं 16 को माइनस नहीं कर सकता। ठीक है, डिमांड और सप्लाई कभी नेगेटिव में नहीं जा सकती, एलोकेशन नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो मैं मैक्सिमम 11 की हेरा फेरी कर सकता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, 11 प्लस कर दो, 11 माइनस कर दो। तो इस एलोकेशन सेल में मैंने 11 प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 11 आ गया।
यहाँ माइनस कर दिया, तो 16 माइनस 11, इसको मैं फेयरली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 11 कर लिया, मुझे पता चल गया 11 मुझे प्लस माइनस करना है, तो अल्टरनेटली मैं प्लस माइनस करता चला जाऊंगा। 16 प्लस 11 इट बिकम 27, सॉरी 16 माइनस 11, यहाँ पर प्लस में आया था तो यहाँ मुझे क्या करना था, माइनस। 16 माइनस 11 इट बिकम 5। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आया था हमारा लूप आया था हमारा प्लस माइनस प्लस, तो 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। ठीक है, 11 नाउ ये था हमारा प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, यानी 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। एप्सिलॉन एप्सिलॉन प्लस 11 इज इक्वल टू 11। 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 प्लस 11, 3 प्लस 11 इज इक्वल टू 14, एंड दिस 11 माइनस 11, 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यानी इस सेल में अब कोई भी एलोकेशन नहीं बचा। ठीक है, नाउ न्यू एलोकेटेड सेल विल बिकम 16, 15, 11, 14, 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज सेकेंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी एलोकेशन जो वैल्यू है पूरी की पूरी चेंज हो गई। 11 जो हमने लूप बनाया है वो 11 से इधर उधर हो गई। नाउ यू कैन चेक जो भी हमने नया एलोकेशन दिया इट विल ऑल्सो फुलफिल द डिमांड एंड सप्लाई। कैसे? दिस 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, दिस 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। तो किसी भी रो और कॉलम में आप चेक करो, जो लूप का जो कंसेप्ट रहता है, मैं एलोकेशन जब इधर उधर कर रहा हूँ, किसी कॉर्नर में एलोकेशन में खिसका रहा हूँ, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि डिमांड और सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। मैंने 11 की हेराफेरी करी, मैंने 8 कॉर्नर पे 11 कहीं प्लस किया कहीं माइनस किया, तो उस प्लस और माइनस करने से मेरी डिमांड और सप्लाई कहीं भी चेंज नहीं हुई। लेट अस से एग्जांपल इन कॉलम नंबर 2 14 प्लस 4 विल रिमेन 18। इससे पहले क्या था, 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 18। यहाँ पर 11 का प्लस माइनस करने के बाद भी 14 प्लस 4 विल रिमेन 18। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ एलोकेशन चेंज करने से, फायदा क्या हुआ? अवर ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स वाज दिस, न्यू एलोकेशंस आर 4 इंटू 18, ये हमारे न्यू एलोकेशन हो गए 11 प्लस माइनस करने के बाद। 3 इंटू 3, दिस 8 इंटू 14, 91 इंटू 16 नाउ, दिस इज 16 इंटू 3, नाउ दिस इज, यहाँ पर 11 आ गया। ओके, यहाँ ये मैंने गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर न्यू एलोकेशन हमारे इस सेल पे आ गए, यहाँ पर हमने 11 का प्लस किया है, यहाँ 11 प्लस किया है, यहाँ 11 माइनस किया है। न्यू एलोकेटेड सेल विल बिकम दिस। तो जब हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे इट विल बिकम 4 इंटू 18। ठीक है, इट विल बिकम 3 इंटू 14, 8 इंटू 3, 91 इंटू 5, 60 इंटू 14। Now new allocated cell value will become this 18 into 4 and this 7 into 11. Now you can calculate the, after the iteration number 1 you get this answer, this allocation value, and when you multiply this by cost matrix you will get this answer 200 2202। तो इससे पहले जो हमारा वोगस अप्रोक्सीमेशन से जो मेथड आंसर आ रहा था 2224, 2224, ये हमें हमारा आ रहा था वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। हमने क्या किया, डीजेनेरेसी पहले दूर करी, डीजेनेरेसी के बाद हमने इटरेशन नंबर 1 किया मोदी मेथड का, वी गॉट द इम्प्रूव सॉल्यूशन 2202। तो कुछ 200 रुपए की अप्रोक्सीमेटली सेविंग्स हो गई। ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई इटरेशन नंबर 2। अच्छा यहाँ पर देखो एक अच्छी बात ये हुई, डीजेनेरेसी के साथ साथ एप्सिलॉन भी दूर हो गया। Now number of allocation become 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Now number of allocation will become 9। अब यहाँ पर डीजेनेरेसी ऑटोमेटिकली दूर हो गई और एप्सिलॉन भी दूर हो गया। तो नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू 9 और हमें रिक्वायर्ड कितने थे, m प्लस n माइनस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 9।
नॉट ट्राई इटरेशन नंबर 2। इटरेशन नंबर 2 करेंगे, अगेन हम u और v की वैल्यू निकालेंगे, वैकेंट सेल मैट्रिक्स निकालेंगे, सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स निकालेंगे, एंड वी विल सी इन द इटरेशन नंबर 2 वी विल फाइंड दिस सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कोई भी इसमें नेगेटिव टर्म नहीं है, यानी वी विल टर्मिनेट द एल्गोरिथम एंड दिस क्वेश्चन इज एंडेड हियर। क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया, यानी इटरेशन नंबर 2 में जो आंसर आ रहा था दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। तो इटरेशन नंबर 2 में जो आंसर आ रहा था वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इटरेशन नंबर 2 में सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स में कोई भी नेगेटिव सेल नहीं आया। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस डीजेनेरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो।